Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। तो आज देखिए आज का क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो वॉल्यूम है एयर का जो हम लंग्स से जो है वो एक्सपेल कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। ठीक है, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उसे हम क्या कहेंगे, द राइट आंसर इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास था एक्सपायरेटरी, सेम इसकी तरह इंस्पायरेटरी भी हमारे पास होता है। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि ये जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है जो हम एक्सपेल कर सकते हैं फ्रॉम द लंग्स एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक है, और यहाँ पर होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को जो है वो हम जो है वो इनहेल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम होगा। टाइडल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ब्रीथ यूजुअली एट द रेस्ट। जब हम रेस्टिंग स्टेज पर होते हैं तो उस टाइम पर जो सिंगल ब्रीथ में जो हम एक वॉल्यूम ऑफ एयर ले पाते हैं, दैट इज़ द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारे पास 500 ml के नियर अराउंड होते हैं। ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, नाम से ही क्लियर है, रेजिडुअल। रेजिडुअल मीन्स जो वॉल्यूम रिमेनिंग रह जाता है लंग्स में आफ्टर एक्सपायरेशन, जो मैक्सिमम हम जैसे इनहेल एक्सहेल करते हैं तो एक्सपायरेशन के बाद जो एक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो रह जाता है लंग्स में, ठीक है, जिसकी वजह से जो एल्वुलाइज जो हैं वो इन्फ्लेटेड रहती हैं, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, जो रिमेनिंग है रेजिडुअल वॉल्यूम वो हमारे पास होता है 1200 ml के नियर अराउंड। ठीक है, तो ये और भी इसमें चीज़ें हैं, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the plexus that supply nerves to the skin and muscles of the upper limbs and some of the chest muscles। ठीक है, तो हमें उन प्लेक्सिस के बारे में बताना है जो नर्व सप्लाई करती हैं स्किन के लिए, मसल्स जो अपर लिम्स की हैं उनको, और चेस्ट मसल्स के लिए। ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रैकियल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस एंड सैक्रल प्लेक्सिस। तो यहाँ पर क्या है, द राइट आंसर इज द ब्रेकियल प्लेक्सिस। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो नर्व्स जो है वो आगे पास ऑन हो रही हैं, तो ये हमारे अपर लिम्स में भी और स्किन में भी, ठीक है, और चेस्ट के पास भी जो है वो नर्व सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्ट ऑफ द बोन दैट एंटर्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट। ठीक है, अभी कोई जॉइंट बनना है, ये हमारे पास बोन है, इसका एक पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो इसको इस एक के साथ जो है वो कंबाइन करना है। ठीक है, तो ये दूसरी बोन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसा बोन का कौन सा पार्ट है, ठीक है, जिसको मीन्स ज्वाइंट करना है दूसरी बोन के साथ। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिकुलेटिंग सरफेस, बोनी साइनस, कॉन्डल एंड फेसेट। तो उसे हम कहेंगे आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ठीक है, दिखा देती हूँ मैं, ये हमारे पास आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ठीक है, इसके साथ जो है वो ज्वाइन करता है, फिक्स होता है ये दूसरे बोन का जो जॉइंट के साथ। ठीक है, उसके सॉकेट में फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम जो हमारे पास, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डायफ्राम होता है। तो उस डायफ्राम को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसे हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सुप्रारीनल आर्टरी, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज एंड सिलियक आर्टरीज। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दोज आर्टरी आर नोन एज इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज। मैं दिखा देती हूँ आपको, तो ये है हमारे पास इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये इनका इस तरीके से पूरा सप्लाई हुआ है डायफ्राम के लिए। ठीक है, बाकी रिमेनिंग अलग अलग पोर्शन को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कार्टिलेज दैट कंप्लीटली एनसर्कल्स द लैरिंग्स। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कार्टिलेज है जो लैरिंग्स को पूरा सर्कल करके रखा है विद द नैरो पार्ट एंटीरियरली, आगे से कम पार्ट पे, और ज़्यादा पोर्शन जो पोस्टीरियरली कवर करती हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस। सो द राइट आंसर इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोकेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज यहाँ पर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट यूनिवर्सली रिकोगनाइज्ड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारे डिफरेंट डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्माइलीज होती हैं, ठीक है, जिसमें हम स्माइल करते हैं, ठीक है, सैड हो जाते हैं, ठीक है। कोई हमारे पास जो है वो जो हमारे पास जो है वो एंग्री का फेस होता है, ठीक है, जिसमें हम गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये डिफरेंट डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। तो यहाँ पर जो है जो यूनिवर्सली रिकोगनाइज, जिसे सबको रिकोगनाइज कर सकता है, ठीक है, तो वो कौन सा है? पर्स लिप्स, स्माइलिंग, स्टिकिंग आउट योर टंग, रेजिंग योर आईब्रोज। तो यहाँ पर यूनिवर्सली रिकोगनाइज जो फेशियल एक्सप्रेशन है दैट इज द स्माइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैलिएटिव सर्जरी इज डन, ठीक है, पैलिएटिव केयर की बात होती है, पैलिएटिव सर्जरी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये किस केस में, इसका मीन्स किस केस में करते हैं? टू इम्प्रूव द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इलनेस, टू कन्फर्म द डायग्नोसिस, टू रिमूव द डिजीज, ठीक है। तो पैलिएटिव वर्ड जो आ गया मीन्स वो लास्ट एंड स्टेज की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डिजीज़ को तो रिमूव नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट तो नहीं होती है, ठीक है। डायग्नोस करने के लिए पहले ही डायग्नोस्टिक टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट भी इसमें नहीं आएगा। इसमें जो चीज़ें आएंगी दैट इज़ टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इलनेस, ठीक है। कोई भी बीमारी के साथ अगर कोई पेशेंट है और उसका जो इलनेस है, ठीक है, जो डिजीज़ है, उसके जो फीचर्स हैं, जो सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं वो काफ़ी स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो वो इंटेंसिटी है, ठीक है, जो उसके सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं, जो चीज़ें जो स्पीड अप हो रही है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम करने के लिए जो हम क्या करते हैं? पैलिएटिव सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट्स इज डन बाय, ठीक है। तो हम जो है वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स को अगर स्टेरिलाइज करना है, ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? सिट्स फिल्टर, ऑटोक्लेव, रेडिएशन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो ऑटोक्लेव हम करेंगे, ऑटोक्लेविंग हम करते हैं, ठीक है। उसमें हम सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको उसमें प्लेस करेंगे, ठीक है। मेन चीज़ें जिसमें हमें याद रखने फॉर द इफेक्टिव ऑटोक्लेविंग, उसमें प्रेशर हमारे पास 15 PSI का होना चाहिए, टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 121 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और 30 मिनट्स के लिए हम उसको प्रोसीजर पे रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्सिंग एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ठीक है। तो जो नर्सिंग का ये जो प्रोफेशन है, ये इन एजुकेशन में जो स्टार्ट किया गया, ये किसने एस्टैब्लिश किया? लिलियन वॉल्ड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेविनिया डॉग एंड क्लेरा बार्टन। तो ये जो था वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल आप सभी जानते हैं, लेडी विद द लैम्प, तो उन्होंने ये शुरू किया था नर्सिंग एजुकेशन एज अ प्रोफेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस, जो नर्स जो प्रैक्टिस कर पाती है, ठीक है, तो वो कौन रेगुलेट करता है? फेडरल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस, स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी जो है वो हमारा नर्सिंग का जो भी डिग्री डिप्लोमा कोई करता है तो उसके बाद जो है वो उनको स्टेट जो नर्सिंग का जो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन जो काउंसिल होता है उसमें जो है वो हमें अपना जो एनरोल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें एनरोल करना पड़ता है, तो दैट इज़ द स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट, उसमें एनरोल करेंगे तो वहाँ से जो है वो हम एज अ रजिस्टर्ड नर्स जो है वो उसमें हमें जो है वो उसमें हमारा नेम जो है वो एनरोल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के रिगार्डिंग जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, बट हमें करेक्ट वन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बाकी सभी गलत होंगे, कोई एक ठीक है, वो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर स्टॉप्स डिवाइडिंग प्रीमेच्योरली, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो प्रीमेच्योरली डिवाइड नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड्स सराउंडिंग सेल्स एंड टिश्यू, ठीक है। तो जो हमारे पास ट्यूमर है उसके सराउंडिंग जो भी सेल्स और टिश्यू होंगे उसमें भी वो इन्वेड कर जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर रिमेन्स लोकलाइज्ड, वो एक ही जगह पर जितना है उतना ही लोकलाइज रहेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर हैव डिफेक्टिव सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उनका जो सेल स्ट्रक्चर वो सब चीज़ें वो डिफेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट जो करेक्ट जो टर्म है, स्टेटमेंट है फॉर द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, तो वो हमारे पास है ऑप्शन बी, मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड्स द सराउंडिंग सेल्स एंड टिश्यूज़, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये होता है। आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। तो जैसे कि यूट्राइन फिब्रॉइड हो गया, लाइपोमास हो गया, मेनिंजियोमास हो गया, ओस्टियोमास, ठीक है। तो ये लोकलाइज्ड है एक जगह पर। ये हमारे पास मैलिग्नेंट है, ठीक है। तो मीन्स जहाँ पे था उसने इन्वेड कर दिया जो भी इसके सराउंडिंग के सेल्स हैं और आगे भी ऐसे पास करता जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसरस हो जाते हैं, स्प्रेड करते हैं जो भी नियर बाई जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे ब्रेस्ट, स्किन, लीवर, ओवरीज, लंग्स, ब्रेन, बोन, प्रोस्टेट, सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑन द फर्स्ट डे फॉलोइंग लैरिंजेक्टमी द नर्सेज टॉप प्रायोरिटी ऑफ केयर। ठीक है, तो किसी का अभी फर्स्ट डे ही है, लैरिंजेक्टमी हुआ है पेशेंट का। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो टॉप प्रायोरिटी होती है नर्स की फॉर द केयर, तो वो क्या होगी? ऑप्शंस देखिए, रिलीव एंग्जाइटी, रिलीव करना है पेशेंट का, ट्रेन करना है उसे फॉर स्पीच थेरेपी, मेंटेन कम्युनिकेशन एंड मेंटेन पेटेंट एयरवे। तो यहाँ पर जो टॉप प्रायोरिटी पे आएगा दैट इज़ द मेंटेन पेटेंट एयरवे। ठीक है, उसका एयरवे प्रॉपर होना चाहिए, गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपरली कर सके पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नर्स केयरिंग फॉर अ पेशेंट सब्जेक्टेड टू टोटल लैरिंजेक्टमी शुड प्लान फॉर। ठीक है, तो अगर किसी के एक पेशेंट का टोटल लैरिंजेक्टमी हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्लान करना चाहिए एक नर्स को उसकी केयर के लिए? अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, ओरल फीड्स एट इंटरवल्स, सुपाइन पोजीशन फॉर द पेशेंट एंड कीपिंग ट्रैकियोस्टमी कफ फुली इन्फ्लेटेड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो एयरवे का मेंटेनेंस का ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी। ठीक है, तो यहाँ की ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो हम करें दैट इज़ द अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड जो है वो हमें पेशेंट के लिए देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स अ पर्सन एट अ रिस्क ऑफ। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि किसी का जो है वो जैसे लोअर लिम्स होते हैं तो उनकी जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमें विजुलाइज भी होता है समटाइम। तो इसकी वजह से क्या रिस्क होता है पेशेंट को? शॉक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट अटैक या स्ट्रोक। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास ये जो हमारे पास जो लंग्स में जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं, ठीक है, फिर वो हमारे पास जैसे आर्ट्रियोल्स हमारे पास होंगे, फिर वो ब्लड लेके जाते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, एल्वुलाइज तक जाके। ठीक है, तो जो एल्वुलाइज में जो एयर सैक्स हमारे पास होते हैं, तो पीछे तो आर्टरीज में थोड़ा बड़े होते हैं तो वो रोटेट करते जाते हैं। ठीक है, आगे चल के जब वो नेटवर्क बिल्कुल जो है वो उनका जो ल्यूमन है वो नैरो नैरो हो जाएगा, जो सैक्स है हमारे पास एल्वुलाई के वो और छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ पर जाके वो स्ट्रक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो वहाँ से स्ट्रक होगा तो निकल नहीं पाएगा वो चीज़ें, तो दैट लीड्स टू द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो वो वहाँ पर ब्लॉकेज कर देता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, बाकी सब जगह से तो वो रोटेट होता चला गया। ठीक है, पर जब वो वहाँ पर जब वो जाएगा सर्कुलेशन के लिए, जब वो ल्यूमन बिल्कुल नैरो होना शुरू हो जाता है तो वो बिल्कुल स्टक हो गया वहाँ पर। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिर पर्सन को। ठीक है, तो यूजुअली ये कंडीशन जो है वो हमारे पास देखने को मिलती है जब हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बस का कोई कंडीशन होगी तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवियर डिस्निया है, ऑर्थोपेनिया, पेलर स्किन हो गई है, टेकिकार्डिया एंड फॉदी ब्लड टिंक्ड स्पूटम, स्पूटम में देख प्रेजेंस उसमें है ब्लड का, इज सीन इन, किस कंडीशन में ये देखने को मिलेगा? पल्मरी एडिमा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द पल्मरी एडिमा। ठीक है, पल्मरी एडिमा सबको पता है, फ्लूइड इन द लंग्स। ठीक है, जो लंग्स में फ्लूइड हुआ दैट मीन्स कि वो रीज़न एक कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो इसका बन जाता है टू कॉज द पल्मरी एडिमा। नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली क्या है, पल्मरी एडिमा में हमारे पास जब किसी का कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है, ठीक है, हार्ट जो है वो अभी कैपेबल नहीं है प्रॉपर ब्लड सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से क्या हुआ, जो हार्ट है हमारे पास वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है इफेक्टिवली। ठीक है, तो अगर वो हार्ट जो ब्लड को बॉडी में आगे पास नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये आगे पास नहीं कर पा रहा है, तो वो समवेयर क्या होगा, थोड़ा सा बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है। बैक फ्लो होगा तो कहाँ से, पल्मोनरी वेन से एंटर हुआ था, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो पल्मोनरी वेन्स थी उसमें बैक फ्लो होना शुरू हो जाए। जब बैक फ्लो होगा तो दोबारा जो है वो लंग्स में जाना शुरू हो जाएगा। बैक फ्लो हुआ, लंग्स में चला गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया प्रेशर, कहाँ पर, पल्मोनरी वेन्स जो यहाँ पर थी उनमें हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, वापस गया लंग्स में। तो जिस इससे क्या हुआ, जो फ्लूइड जो ब्लड वॉल्यूम था, ठीक है, जो ब्लड था उसी को हम फ्लूइड बोल रहे हैं। ठीक है, इज पुश्ड इनटू द एयर स्पेसेस, जो एल्वुलाइज वहाँ पर थी लंग्स में उनमें जो था वो वापस जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर जाके वो कॉल क्या कर रहे हैं, पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर तो था कि वो आगे पास ऑन हो जाता ब्लड, बट वो जितना उसको वर्क काम करना चाहिए था लंग्स के जो लंग्स को, ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, तो उसको आगे भेजना चाहिए। अभी क्या उसका वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कंडीशन हुई, पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट देखिए,
द न्यू डिजीज आइडेंटिफाइड टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो, ठीक है। तो एडीज मॉस्किटो की वजह से जो है, जो नई डिजीज़ जो यहाँ पर है हमारे पास, वो कौन सी है? मलेरिया, कॉन्गो फीवर, H1N1 या जाइका वायरस डिजीज़। तो यहाँ पर क्या है? द राइट आंसर इज़ द जाइका वायरस डिजीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो है वो ये भी मॉस्किटो के काटने से ही होता है, जाइका वायरस डिजीज़, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, जाइका वायरस डिजीज़ का इसमें भी जो है वो फीवर होगा पेशेंट को, ठीक है। रैशेस देखने को मिलेंगे बॉडी के ऊपर, और हमारे पास जॉइंट पेन हो सकती है, जॉइंट में पेन हो सकती है, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ये सब सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे। बट ये जो है ये ज़्यादातर जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन में अगर ये होता है, ठीक है। ज़्यादा सीवियर कंडीशन तब होगी अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन में है, उसकी बॉडी में ये वायरस है। तो जो भी जो हमारे पास जो बेबी डिलीवर होके आएगा, ठीक है, तो उसमें जो है वो बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। उसमें क्या होगा? बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इस वायरस को आगे कैसे ट्रांसफ़र करती है, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन के जैसे उसके जो फीटस में तो चला गया, ठीक है, बाकी उसकी फीसेस में, ठीक है, तो वहाँ से वो आगे ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर किसी का सेक्सुअल रिलेशन होता है तो उसमें वो सिक्रीशंस में जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके जो है ये दूसरों की बॉडी में भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ डिजीज दैट कैन बी कॉज ड्यू टू इन्फेक्टेड मिल्क, ठीक है। तो इन्फेक्टेड मिल्क की वजह से जो है वो कौन सी डिजीज़ होगी? एंथ्रेक्स, गैस्ट्राइटिस, रूमेटिक फीवर, टॉन्सिलाइटिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है वो हमारे पास मिल्क बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज़ में आता है, और ये भी हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। इसमें भी हमारे पास एक होता है क्यूटेनियस, एक होता है पल्मोनरी जो लंग्स को इफेक्ट हो करेगा, एक होता है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंथ्रेक्स, ठीक है, जो हमारे पास जो है वो जीआई सिस्टम को इफेक्ट करेगा, स्टमक और इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ओजोन लेयर ब्लॉक्स डैश फ्रॉम द सन, ठीक है। तो हमारे पास सन है, ठीक है, और सन से जो है वो कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। और ओजोन लेयर होती है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है उन रेडिएशन से। मैंने पहले भी आपको बता दिया थोड़ा सा। तो अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं उन रेडिएशन से, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, बोथ अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। द राइट आंसर इज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो है वो ये ओजोन लेयर जो है वो अर्थ को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेम द गैस दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो गैस कॉज करती है उसे हम क्या कहेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश इज द सेंटर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर, ठीक है। जो कम्युनिटी हेल्थ केयर जो होती है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो हैं कम्युनिटी में जाके जो लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, तो उनका जो सेंटर जो है, ठीक है, सेंटर क्या है हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ केयर का? पीएचसी, फैमिली, स्कूल्स और पब्लिक गैदरिंग, ठीक है। तो पीएचसी मीन्स जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ठीक है, तो वो सेंटर है क्या? ये फैमिली, स्कूल्स, पब्लिक गैदरिंग। तो यहाँ पर क्या है? फैमिली, ठीक है। एक पूरा फैमिली होता है ना, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, विजिट करते हैं उनकी फैमिली में जाके, एक पूरी फैमिली का जो है वो एक सेंटर है हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक होता है एक फैमिली में, उनका कैसा एनवायरनमेंट है, एल्डरली केयर कैसे हो रही है, ठीक है। अगर वहाँ पे बच्चे हैं तो उनकी केयर कैसे हो रही है, किसी को कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई मेंटल ट्रॉमा, ठीक है, उनका हाइजीन कैसा है, उनका एनवायरमेंटल हाइजीन कैसा है, ठीक है, तो उनका एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, बहुत सारी चीज़ें पूरा एक फैमिली का उनका हेल्थ और वेलनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है।